नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। मैं अपने चैनल पर आज से शुरू कर रहा हूँ लूस एंड की चैप्टर वाइज सीरीज। तो आज का हमारा चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल। ये हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे बनने वाले 150 प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ। अगर आप इन 150 प्रश्नों को कर लेते हो तो आपका प्रागैतिहासिक काल से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये प्रश्न जो मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ वो हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग पूरी वीडियो को देख लीजिएगा और आपको जो जो क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है तो आप वो नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो आपके अकॉर्डिंग वो नहीं कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर लूसेंट की फुल बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में आगे चल के सबके आपको चैप्टर वाइज कराने वाला हूँ। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आप आने वाली सभी वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कि प्रागैतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य अपना सांस्कृतिक जीवन कब से प्रारंभ करता है? तो करता है लगभग 30 लाख ईस्वी पूर्व से। अगला प्रश्न है तीसरा कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। अगला है आपके सामने कि भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष से प्रस्तर युग के संदर्भ में अनुसंधान प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ 1863 ईस्वी से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत में किस भूविज्ञान एवं पुरातत्व ने प्रस्तर युगीन बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ किया? तो ये किया रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। नेक्स्ट है आपके सामने कि डेनमार्क के कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोही युग का त्रियुगीय विभाजन किया था? तो ये किया था थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने। अगला है आपके सामने कि भूवैज्ञानिक पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किस स्थान से पहला हैंड एप्स प्राप्त किया था? तो ये किया था पलवरम, महाराष्ट्र के समीप से, महाराष्ट्र के मद्रास के समीप से। अगला है अतिरमपक्कम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज की थी? तो ये खोज की थी विलियम किंग ने। नेक्स्ट है आपके सामने कि मानव विकास के क्रम में मानव का आदि पूर्वज बना और पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ था? तो ये था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि किस आदि मानव ने सबसे पहले शव विसर्जन तथा अग्नि का व्यापक रूप से उपयोग किया था? तो ये किया था निएंडरथल ने। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक मानव का विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ था जिसे कहते होमो सेपियन। नेक्स्ट है आपके सामने कि पुरापाषाण युग से प्राप्त उपकरण किस प्रकार के थे? तो ये उपकरण थे क्रोड उपकरण, हस्त कुठार, बिंदड़ी खंडक, गड़ासा। नेक्स्ट है आपके सामने कि पुरापाषाण युग के उपकरण के किन किन क्षेत्रों से पाए गए? तो ये पाए गए बेलन घाटी, मिर्जापुर, सोहन घाटी, नर्मदा नदी के तट पर और भीमबेटका की चित्र शैलियों से। नेक्स्ट है आपके सामने कि मध्य पुरापाषाण काल को एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फलक संस्कृति से। नेक्स्ट है आपके सामने मध्य पुरापाषाण युग के प्रमुख उपकरण थे? तो ये थे वेदनी, छेदनी, खुरचनी। नेक्स्ट है आपके सामने कि मध्य पुरापाषाण युग के उपकरण बने थे? तो ये बने थे सल्कों के बने विविध प्रकार के फलक से। अगला है आपके सामने कि उच्च पुरापाषाण युग के प्रमुख उपकरण थे? तो ये थे दक्षिणी, खुरचनी, ब्लेड्स, ब्यूरनिस। अगला है आपके सामने कि चापर, चॉपिंग, फेपुल संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो प्राप्त हुए हैं सोहन घाटी क्षेत्र से। अगला है आपके सामने कि भारत में पुरापाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले थे? तो ये मिले थे पल्लवरम, मद्रास, तमिलनाडु से।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि परिष्कृत औजारों का किस युग को माना जाता है। तो ये माना जाता है उच्च पुरापाषाण युग को। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। तो ये प्राप्त हुई है बेलन घाटी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। सिंघाविल एवं संगोवा पुरा स्थल है। तो ये है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। नेक्स्ट है आपके सामने की निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल हथनौरा की खोज 5 दिसंबर 1982 में किसने किया था। तो ये किया था डॉक्टर अरुण सोनकिया ने। अगला प्रश्न है आपके सामने की मध्य पाषाण संस्कृति का महत्व मोटे तौर पर माना जाता है। तो ये माना जाता है 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक। अगला है आपके सामने की पुरापाषाण काल और नवपाषाण युग के बीच संक्रमण काल को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मध्यपाषाण काल। अगला है आपके सामने की भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी बर्कीवॉल्ड कराइल ने कब दी। तो ये जानकारी दी थी 1867-68 में। नेक्स्ट है आपके सामने की मध्यपाषाण काल के उपकरणों की खोज आर्कीवाल्ड कार्लाइल ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र से की थी। तो ये की थी विंध्य क्षेत्र के शैल चित्रों से। अगला है आपके सामने की मध्यपाषाण काल के उपकरण बहुत ही छोटे होते थे जिन्हें कहा जाता था। तो इन्हें कहा जाता था माइक्रोलिथ उपकरण। अगला प्रश्न है आपके सामने की मध्यपाषाण काल की उपकरणों का निर्माण किन पत्थरों से हुआ था। तो इनका निर्माण हुआ था जैस्पर कल्सडेनी चर्टफिल्ड क्वार्टाइज से। नेक्स्ट है आपके सामने की मध्यपाषाण काल के उपकरण का आकार प्रकार कैसा था। तो ये था चंद्राकार अर्धचंद्राकार त्रिभुजामुखी। नेक्स्ट है आपके सामने की मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो ये हुए आदमगढ़ बागोर से। नेक्स्ट है आपके सामने कि मध्यपाषाण काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ सराय नहर मैदिहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने की मध्यपाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ। तो ये हुआ है चौपानी मांडू इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत के किस शिलाखोज से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए भीमबेटका मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है कि किस मध्यपाषाणिक स्थल से हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए महदिहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि किस मध्यपाषाणिक स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए। प्राप्त हुए हैं दमदमा से। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी बोरी महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है कि किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल से होमो इरिक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है। तो ये पाई गई है हथनौरा नर्मदा घाटी के तट पर। अगला है कि भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है बेलन नदी घाटी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश को। अगला है कि भारत में ज्ञात विशालतम मध्यपाषाण बांस वाला स्थल कौन सा है। तो ये है बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में। बागोर साइट के संबंध में सही कथन है। तो यह राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि किस स्थल पर मानव जीवाश्म प्राचीनकालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं। तो ये पाए गए हैं हथनौरा नर्मदा घाटी महाराष्ट्र। वह मध्यपाषाणिक स्थल जहाँ से पशुवध स्थल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है महदिहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। सराय नहर और महदिहा संबंधित हैं। तो ये संबंधित हैं गंगा घाटी के मध्यपाषाण संस्कृति से। नेक्स्ट है कि प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किस काल से संबंधित है। तो ये है उच्च पुरापाषाण काल तथा मध्यपाषाण काल से। नेक्स्ट है कि मध्यपाषाण कालीन गुफा चित्रकारी में किस प्रकार की कला प्रदर्शित की गई है। तो ये की गई है आखेट नृत्य और युद्ध की।
अगला प्रश्न है कि भारत में किस नवपाषाणिक स्थल की सर्वप्रथम खोज की गई। तो ये खोज की गई थी लिंगसुगुर 1842 मैसूर की। विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण काल का प्रारंभ से माना जाता है। तो ये माना जाता है 9000 ईसा पूर्व से। भारत में न्यूथोलिक स्थिरीकरण की तिथि मानी जाती है। तो ये मानी जाती है 7000 ईसा पूर्व से। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युगीन एक ऐसी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसका काल 7000 ईसा पूर्व बताया गया है। वह स्थल है तो ये मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में। नेक्स्ट है कि नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तुतिकरण सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेमनुसियर ने कहाँ से प्राप्त किए थे। तो ये प्राप्त किए थे टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश से। वह स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है कि आपके सामने की भारत में प्राप्त प्राचीन कीर्ति साक्ष्य वाला स्थान। तो ये है लहेरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में। नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम की खोज डी टेरा एवं पीटरसन ने किस वर्ष की थी। तो ये खोज की थी 1935 में। भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए। तो ये प्राप्त हुए हैं कोल्डिवा से। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम गेहूं के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ में। नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। किस नवपाषाणिक स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में। किस नवपाषाणिक स्थल से गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम एवं गुप्तकराल से। नेक्स्ट है आपके सामने की नवपाषाण स्थल जहाँ से पशु हड्डी के उपकरण एवं हिरण की सींगों के उपकरण मिले। तो ये मिले हैं चिरांद से। नेक्स्ट है आपके सामने की दक्षिण भारत में नवपाषाण काल का मुख्य स्थल कौन सा है। तो ये बेल्लारी कर्नाटक। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये है संगनकल्लू और पिकहाली उत्तरनूर से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया। तो ये किया गया जौ का। बुसलिनी छेनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति में पाए जाते थे। तो ये पाए जाते थे नवपाषाण काल में। अगला आपके सामने की फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ। तो ये प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। किस नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ मगड़ा से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने की चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला कौन सी है। तो ये जौरा और भीमबेटका। भारत में पूर्व प्रस्तर युग अधिकांश औजार किससे बने थे। तो ये बने थे स्फटिक से। नेक्स्ट है कि किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये प्राप्त हुए पैसरा बिहार से। उच्च पूर्व पाषाण युगीन स्थल जहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों का चित्रांकन का साक्ष्य मिला है। तो ये मिला है पाटने से। उत्कीर्ण शैल चित्रों को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है पेट्रोग्लिफ। मध्य पुरापाषाणिक स्थल सामनापुर का उत्खनन का कार्य किसने किया था। तो ये किया था BN मिश्रा ने। अगला आपके सामने की उच्च पुरापाषाण काल को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है मेदिनियन संस्कृति एवं बेल्ट संस्कृति से। अगला आपके सामने की तोवा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है सोन घाटी क्षेत्र से। मध्य सोन घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव का क्रम है। तो ये सिंगाबल पटपारा और बागोर। अगला प्रश्न है आपके सामने की प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय किया है। तो इसके अध्ययन का विषय है निरक्षर समाजों का इतिहास।
हस्तठुकार उपकरण किस विधि के उपकरण थे? तो ये थे बाइफेशियल। नेक्स्ट है कि पूर्व पाषाण कालीन लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो ये धंधा था शिकार करना। किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं बेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र एवं नर्मदा घाटी से। ग्राउंड स्टोन टूल्स किसका द्योतक है? तो ये है कृषि अर्थव्यवस्था से। पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र इसामपुर किस राज्य में स्थित? तो ये है कर्नाटक में। 2001 में भारत के किस स्थान से एक पूरा असमीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ ओदे, केरल से। भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ए कनिंघम को। अगला प्रश्न है आपके सामने की ताम्रपाषाण काल को ताम्रपाषाणिक संस्कृति क्यों कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था को। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने ताम्रपाषाणिक संस्कृति की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ये थी कृषि एवं ग्राम्य जीवन पर। ताम्रपाषाणिक संस्कृति को किस एक अन्य नाम से जाना जाता? तो ये जाना जाता है कैलकोलिथिक से। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां कहाँ से पाई गई हैं? तो ये पाई गई हैं नंबर 1 दक्षिण पूर्वी राजस्थान, नंबर 2 पश्चिमी मध्य प्रदेश और तीसरा है पश्चिमी महाराष्ट्र में। गंगा घाटी की नरहंस संस्कृति किससे संबंधित है? तो ये है ताम्रपाषाण संस्कृति से। किस ताम्रपाषाणिक स्थल से सिंचाई हेतु पत्थर निर्मित बांध के साक्ष्य मिले? तो ये मिले हैं इमाम गांव से। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। तो ये महेश्वर, कायता, एरण, मनोती, नवदाटोली, नरदी, नागटा, चिचली, डगवाड़ा। नेक्स्ट है आपके सामने की ताम्रपाषाणिक पुरास्थल इमाम गांव का उत्खनन कार्य किस पुरातत्व ने किया था? तो ये किया था एम.ए. धवलीकर एवं एच.डी. संकालिया ने। नेक्स्ट है आपके सामने की ताम्रपाषाणिक स्थल दैमाबाद की निधि है। तो इसकी निधि है कुत्ता और 2 बैल के रथ पर सवार खड़ा रथी। नेक्स्ट है कि ताम्रपाषाणिक कायता संस्कृति की खोज किस पुरातत्व ने की थी? तो ये की थी B.S. वांडकर ने। अगला है कि आपके सामने कायता संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं मध्य प्रदेश में। जोरवे ताम्रपाषाणिक स्थलों में सबसे अच्छा अधिवास विन्यास का प्रमाण कहाँ से मिला? तो ये मिला है इमाम गांव से। नेक्स्ट है आपके सामने की ताम्र निधियों आर्यों की कर्तव्य है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है H. गोल्डन का। अगला प्रश्न है आपके सामने की किस ताम्रपाषाणिक स्थल से सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला? तो ये मिला है गुनगेरिया मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है आपके सामने की ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई थी? ये प्राप्त हुई अहाड़ से, जो राजस्थान में है। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के लोहे उपकरण प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए नगदा से। किस ताम्रपाषाणिक स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ दैमाबाद से। कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल सबसे बड़ा है? तो ये बड़ा है दैमाबाद। किस ताम्रपाषाणिक स्थल से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? तो ये मिली है इमाम गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने की जोरवे संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से ताम्रपाषाणिक स्थल? तो ये नेवासा, दैमाबाद, कोटे, इमाम गांव और चंदौली। अगला है आपके सामने की ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र में लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते? तो ये दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। नवदाटोली का उत्खनन कार्य किस पुरातत्वविद ने किया था? तो ये किया था H.D. संकालिया ने। अगला प्रश्न है आपके सामने की ताम्रपाषाणिक स्थल नवदाटोली की तिथि निर्धारित की गई। तो ये तिथि निर्धारित की गई 16 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व के बीच। अहाड़ ताम्रपाषाणिक स्थल का प्राचीन नाम क्या है? तो उसका नाम है ताम्रवती।
नेक्स्ट है आपके सामने के राजस्थान की वह प्रागैतिहासिक स्थल जो ताम्रपाषाणी काल से संबंधित है। तो ये संबंधित है आहाड़, बालाथल, बागोर, उजुनिया एवं गिलगुंद। नेक्स्ट है आपके सामने के डोलमेन शब्द से तात्पर्य क्या है। तो तात्पर्य गढ़ी हुई मुर्दों पर निर्मित समाधियाँ। आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या है। तो ये था पशुओं को पालना। होमो सेपियंस जातीय रूप से भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को क्या कहते थे। तो इसे कहते थे होमिनिड। नेक्स्ट है आपके सामने की पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठतम कसौटी है किस विद्वान का कथन है। तो ये कथन है राहुल साकृत्यायन का। किस स्थान पर वर्तमान काल से 80,000 से लेकर के 1,00,000 वर्ष पुराने मानव के अवशेष प्राप्त हुए थे। प्राप्त हुए बोर्नियो की निग्राह गुफा से। प्राचीन भारत की किस एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ था। तो ये जुड़ा था प्रियोसियन। अगला आपके सामने सर्वप्रथम किस धातु में टिन का मिश्रण किया जाता था। तो ये किया जाता था तांबा में। अगला प्रश्न है आपके सामने की बी गार्ड चाइल्ड ने किस धातु को जनतांत्रिक धातु कहा। तो ये कहा है लोहा को। अगला आपके सामने की लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण किस काल की विशेषता हैं। तो ये हैं मध्य प्लेटोन की। भारत के किस पुरास्थल से चूल्हे के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। प्राप्त हुए हैं बुलासुरगाम, कुरनूल, आंध्र प्रदेश से। भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल से सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा गृह का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो ये प्राप्त हुआ है सिरकप से। अगला आपके सामने प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था। तो ये रहता था मचान, कंदरा और झोपड़ी में। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो ये की जाती है भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को। अगला है आपके सामने ताम्र संचयन का किससे संबंध है। तो इसका संबंध है काली और लाल मृद्भांड से। किस शिलान्यास से मानव समाधान के प्रमाण प्राप्त हुए। तो प्राप्त हुए लेख या शिलाश्रम प्रथम से। भारतीय इतिहास के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन से। तो ये पुरातात्विक स्रोत। नेक्स्ट है आपके सामने की दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल की मानी जाती हैं। तो ये मानी जाती हैं लोहे काल की। भारतीय महापाषाण संस्कृति की क्या विशेषता है। तो विशेषता है लोहे के औजार और उपकरण, घोड़े, सरकोफेगी, डोलेमन। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के विषय में क्या ज्ञात किया जाता है। तो ये ज्ञात किया जाता है संस्कृति के काल मापन का। अगला है आपके सामने की गंगा घाटी में चावल का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है। तो ये माना जाता है लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से। नवपाषाणिक पुरास्थल गुफरराल कहाँ पर अवस्थित। तो ये अवस्थित है स्वात घाटी में। गैरिक मृद्भांड पात्रों की निर्माण अवधि क्या थी। तो ये थी लगभग 1300 से 1200 ईस्वी पूर्व। गैरिक मृद्भांड किस सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये प्रतिनिधित्व करते हैं पूर्व वैदिक काल का। अगला प्रश्न है आपके सामने की चित्रित घूसर मृद्भांडों की प्राप्ति सर्वप्रथम किस स्थल से हुई थी। तो ये थी अक्षेत्र से। 1940 और 44 में अक्षेत्र टीले की खुदाई से। नेक्स्ट है आपके सामने की पुरातत्व में गेरुआ रंग मृद्भांड किस नाम में से प्रचलित। तो ये प्रचलित हैं OCP से। गेरिक अथवा गेरुआ रंग को मृद्भांड की अधिकांशतः किस क्षेत्र में पाए गए हैं। तो ये पाए गए हैं गंगा घाटी क्षेत्र से। गैरिक मृद्भांडों की खोज सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद ने की थी। तो ये की थी BB लाल ने 1949 में। चित्रित घूसर मृद्भांडों की प्राप्ति कहाँ से हुई है। तो ये प्राप्ति हुई है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गंगा के ऊपरी भाग से। अगला है आपके सामने की हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात किस मृद्भांड की संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ था। तो ये हुआ चित्रित घूसर मृद्भांड की।
उत्तरी कृष्णमर्जित मृद्भांड भारत के किस क्षेत्र में पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से। उत्तरी कृष्णमर्जित मृद्भांड सर्वाधिक स्थल किस क्षेत्र में पाया गया? तो ये पाया गया है मध्य गंगा क्षेत्र से। अगला है आपके सामने उत्तरी कृष्णमर्जित अथवा काली पालिश के पात्र की अवधि क्या थी? तो ये अवधि थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अथवा बुद्ध काल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि उत्तरी कृष्णमर्जित मृद्भांड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है NBP मृद्भांड। नेक्स्ट है आपके सामने कि उत्तरी कृष्णमर्जित अथवा काली पॉलिश पात्र से किसकी सूचना मिलती है? तो ये मिलती है द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ होने की। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि काले लाल प्रकार के मृद्भांडों का प्रयोग किस अवधि में किया जाता था? तो ये किया जाता ताम्र पाषाणिक संस्कृति के समय। दक्षिण भारत, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के बृहद पाषाणिक पुरस्थल समाधियों से किस प्रकार के मृद्भांड पाए गए? तो ये पाए गए हैं काले लाल मृद्भांड। नोग तथा अंतरंगी खेड़ा से कृष्ण लोहित मृद्भांड किस सतह से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं गैरिक मृद्भांडों के ऊपरी तथा चित्रित ऊसर मृद्भांड की निचली सतह से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पंजाब तथा हरियाणा में कृष्ण लोहित मृद्भांड किसके साथ प्राप्त हुए थे? प्राप्त हुए चित्रित ऊसर मृद्भांड के साथ। सौराष्ट्र क्षेत्र के किन स्थलों से कृष्ण लोहित मृद्भांड प्राप्त हुए थे? प्राप्त हुए रंगपुर तथा लोथल से। अगला है आपके सामने कृष्ण लोहित मृद्भांड किस काल से संबंधित? ये संबंधित हैं उत्तरकालीन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित हैं। तो अब आप बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। लूसेंट की पूरी बुक का सलूशन देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।